जब कोई इन्वेस्टर जो होता है ना, स्टॉक खरीदने के टाइम पे, लेने के टाइम पे ना बहुत रिसर्च भी करता है, उसके बारे में जानता है कि अगर उसे अपनी जेब से पैसा निकालना है तो वो छानबीन करता है। हमें भी अगर कोई ड्रेस लेनी है तो हम 100 जगह घूमेंगे कि हमें कौन सी चीज़ पसंद आ रही है। लेकिन जब वो सेलिंग करता है ना, तब वो कहते हैं ना, पैनिक मोड में आके, घबराहट में आके वो बेच देता है। आपको लगता है कि ना सिर्फ लेते वक्त बल्कि कहीं ना कहीं जब सेलिंग के दरमियान उसे बहुत सारी चीजें समझनी चाहिए, उसको लेकर भी प्लानिंग होनी चाहिए? क्या आप मानते हैं ऐसा? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपने स्टॉक लिया है और स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, 3 साल में 5 साल में स्टॉक ने आपको अच्छा पैसा बना के दे दिया, तो अब आपको एज एक्सपर्ट पता है कि ये स्टॉक जिस सेगमेंट का है, इस सेगमेंट ने पिछले 3 साल 5 साल में बहुत अच्छा किया है। अब यहाँ से सेगमेंट के अच्छा करने के चांस कम है। उसके लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन हो सकती है, कोई भी एक्सपोजर, कोई भी रीजन हो सकता है, नए प्लेयर की एंट्री हो सकती है मार्केट में, तो वहाँ पे लोग बाग देखिए प्रॉफिट बना के बेच देते हैं। हाँ। अब यहाँ पे जिन लोगों ने थोड़ा देर से खरीदा है, फर्स्ट वो लोग बाग है जिन्होंने इंस्पायर हुए किसी और का रिटर्न देके, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपने स्टॉक लिया है हाई पे और आपके हाई के लेने के बाद में स्टॉक अब गिर रहा है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको स्टॉक को बेचना नहीं है। जैसे जैसे स्टॉक गिरे सस्ता, आप उसमें थोड़ा थोड़ा और परचेज करिए। भाई, आप किसी स्टॉक के ऊपर उठने का फ़ायदा नहीं उठा पाए। किसने फ़ायदा उठाया? जिसने स्टॉक को नीचे तक तब खरीदा। तो आप गिरने के टाइम पे अब आप गिरने का फ़ायदा उठाइए। आप उस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा और इन्वेस्ट करिए, ताकि जो आपकी एवरेज परचेज कॉस्ट है वो आपकी मिनिमम हो जाए। और आपने पता चला कि कोई स्टॉक आपने किसी बंदे ने 100 रुपये पे खरीदा और उसने 500 पे बेच दिया, आपने 500 पे खरीदना चालू किया, तो वो स्टॉक दोबारा से 500 से 100 पे आएगा। तो 500 से 100 तक थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए। फिर जब वो स्टॉक दोबारा 500 पे जाएगा तो फिर आप पैसा बना लेंगे। तो इसमें थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, बट आप रिटर्न फिर से बना लेंगे और आप अच्छी रिटर्न बना लेंगे। तो आपको प्लानिंग करनी है, और देन इम्पोर्टेंट है टाइम। देखिए, 2 चीज़ें, अगर आपने एक स्टॉक देखा और आपने खरीद लिया, दैट इज़ लाइक लॉटरी। दूसरा इन्वेस्टमेंट, कि आपने प्रॉपर प्लानिंग की, जहाँ पे टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, तो डेट इज़ प्लानिंग। कि आपने एक स्टॉक देखा, ये स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, मैं स्टॉक को 5 साल दूंगा, तो आप रिटर्न बना लेंगे। तो आपको प्लानिंग करनी है, प्लानिंग में आपको टाइम देना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनेगा। आप परचेज करिए, उसको टाइम दीजिए, टाइम देंगे तो आपकी रिटर्न डेफिनेटली बनेगी। तो टाइम सबसे मेन है। नरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बना सकते, इसके लिए लॉन्ग टर्म ही बेहतर होता है, लेकिन कई सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो शॉर्ट और मिड की तरफ ही ज़्यादातर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि छोटे वक्त में हमें ज़्यादा पैसा बनाना होता है। कई बना भी लेते हैं, लेकिन कई नुकसान घाटा भी खा सकते हैं। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या शॉर्ट और मिड में पैसा बनाया जा सकता है? अगर बनाया भी जा सकता है तो कुछ टर्म्स कंडीशन होती है, कुछ उसे फेस करना पड़ता है नुकसान का? देखिए, अगर 100 लोगों ने इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म में 100 के 100 पैसा बनाएंगे। मिड टर्म में 100 में से आप मानकर चलिए 40 पैसा बनाएंगे। शॉर्ट टर्म में 100 में से 2 या 3 ही पैसा बनाएंगे, वो भी बाई चांस बना लेंगे, लक से बना लेंगे। तो चांस की बात है कि आप जो फंड लेंगे वही चल निकलेगा। तो शॉर्ट टर्म में पैसा बाय लक बनता है, बट लॉन्ग टर्म में पैसा 100% बनता है। तो अब आपको किन बंदों में आना है, कि जो बंदे 100% बनाएंगे सो उनमें आना है, या फिर जिनका बाई चांस हो उसमें बनाना है। तो पैसा हमेशा लॉन्ग टर्म में बनता है। दूसरा देखिए, हर पर्सन के साथ में होता है कि एक पर्सन ना 10 अलग अलग कॉल लेता है, वो 6 में पैसे गवा देता है शॉर्ट टर्म में, और 4 में पैसे बना लेता है। तो अक्सर लोग बार ना पब्लिक में उन 4 के बारे में डिस्कस करते हैं, उन 6 के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। तो जब आप बात करते हैं तो क्या है कि आप केवल उनके 4 का एक्सपीरियंस सुनते हैं, बट 6 का आप नहीं सुन पाते एक्सपीरियंस जो उन्होंने लॉस किया है। तो ये लोग बार फिर गलती करते हैं। तो नोट देखो, शॉर्ट टर्म में पैसा बन सकता है, बट वो बाई चांस बनेगा, बट लॉन्ग टर्म में गारंटी है। लॉटरी जैसा हो जाता है। हाँ, लॉन्ग टर्म में गारंटी है पैसा बनेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्लानिंग है, टाइम मिला है। अच्छा, तो बिल्कुल सही बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं पेशेंस के साथ चलना, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, मेरा एक सवाल ना ये कि जब भी कोई स्टॉक भागता है, बहुत तेज़ी से वो रिटर्न देता है, तो ज़्यादातर इन्वेस्टर ना उस और भागने लग जाते हैं।
तब वो ये नहीं देखते कि वहां पर दाव लगाना चाहिए, वो सोचते हैं कि ठीक है अब ये तेजी से भाग रहा है, तुरंत इसमें पैसे डाल दो। तो आपको लगता है कि यहाँ पर फिर कहीं ना कहीं गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? या बिल्कुल गिरने के चांस होते हैं और लोग बाग फंसते वहीं पे हैं। अच्छा, देखिए हमारे यहाँ पे जैसे मैं पहले कहा था, होता क्या है कि किसी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा हाइप बन जाती है। कोई स्टॉक है वो एक्स पॉइंट से बढ़ने लगा है, तो एक्स पॉइंट पे उस पर लिमिटेड लोग बाग इन्वेस्ट करेंगे, और जब वो स्टॉक एक्स से वाई पे पहुंच जाएगा ना, तो वाई पे पहुंचने के बाद में स्टॉक की हाइप बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो नंबर ऑफ पीपल है वो वाई के पॉइंट पे एंटर करते हैं जब वो स्टॉक बढ़ चुका है। माने गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाना है, और हमारा 7 साल का टारगेट है कि 7 साल में हमारे देश में सड़कों का जाल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जब गवर्नमेंट ने सोचा, पब्लिक में प्लेटफॉर्म में 2-4 बातें निकल के आई, तो क्या समझदार आदमी ने उन बातों को सुना और उसने इंफ्रा के शेयर खरीद लिए। वहाँ से गवर्नमेंट ने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया और 5 साल में उन्होंने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर दिया, तो इंफ्रा के शेयर बहुत ऊपर पहुँच जाएंगे। इस 5 साल में इंफ्रा के बारे में पब्लिक में, न्यूज़ में, मीडिया पे कहीं बात नहीं होगी, बट 5 साल के बाद में जब वो बात होने लगेगी तब इंफ्रा का शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। तो फिर लोग बाग ना उसके बारे में देखेंगे, यार हम भी चलो पैसा डालते हैं, हम भी इंफ्रा में पैसा बनाते हैं, बट वो तो सब हो चुका है ना, अब तो होने के बाद में देख रहे हो। तो अब ऐसी थीम ढूंढो जिसमें कि ना आज काम होना चालू हुआ है। लेकिन जो लोगों का ट्रस्ट बना रहता है ना कि हमें तो यहीं पे ही पैसा लगाना है, तो वो फिर थोड़ा सा बाहर की तरफ हाथ आजमाने में घबराते हैं, अक्सर ये भी देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, देखिए एक ना आदमी का बिलीफ हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि हम ना अपने आसपास वालों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं इन्होंने बनाया तो मैं भी बना ही लूँगा। तो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है भाई, आपको अपने रास्ता खुद को बनाना पड़ेगा। भाई आज एक पर्सन है, सपोज उसने क्या किया कि उसके 5 साल की बेटी है, उसको अगले 10 साल के बाद में बेटा की शादी करनी है, 20 साल के बाद शादी करनी है 25 की एज पे, तो वो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है 20 साल के लिए। तो 20 साल के लिए उनको कोई भी स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड ले ले, वो उनको बहुत अच्छी रिटर्न दे देगा। बट दूसरा पर्सन है, उनका गोल 2 साल के बाद ही है, तो उन्हें मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं लेना चाहिए, उन्हें लार्ज कैप या फिर बैलेंस फंड में जाना चाहिए। अच्छा। तो दोनों के क्या है कि दोनों की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, तो आप उन दोनों को मैच नहीं कर सकते। और लोग बाग गलती भी यहीं पे करते हैं कि मेरी अलग है आपके अलग है, तो मतलब अपने आप सोचिए आपके लिए क्या सूटेबल है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए इसके लिए मैं एक बात कहता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई बंदा सोचे कि यार मुझे इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले वो बंदा कॉपी पेन ले, कॉपी पेन लेके पहले ये देखे कि मेरे खर्चे क्या हैं, मेरी अर्निंग क्या है। अगर आपके खर्चे और अर्निंग में थोड़ा बहुत गैप है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर गैप बिल्कुल नहीं है तो आप गलत ट्रैक पे हैं कि आपकी सैलरी 1 लाख है, आपके खर्चे 1 लाख रुपए हैं, इट इज़ वेरी बैड। तो अब ये कि 1 लाख सैलरी, खर्चे हैं आपके 70,000, आपके पास में 30,000 रुपये है। अब आपको 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। अब करना किस लिए है, मेरे गोल क्या है, मेरी बेटी है 10 साल की है, 18 साल पे 12th पास करेगी, मुझे पैसा चाहिएगा एजुकेशन के लिए। उसके 3 साल के बाद में मेरा बेटा 12th पास करेगा, तो वो मेरा सेकंड गोल हो गया। फिर मैंने देखा दोनों बच्चों की शादी करनी है अलग अलग टाइम पे, 2 और गोल ऐड हो गए। उसको मैंने देखा कि यार अगले 30 साल के बाद तो मैं 60 का हो जाऊंगा, मुझे रिटायर भी होना है, डेट इज़ एक मेजर गोल हो गया। तो फिर आपको ना अपने गोल निर्धारित करने हैं और उन पे फिर आपको इन्वेस्ट करना है उनके लिए। डेट इज़ मतलब वो एक सिंपल और अच्छा प्रोसेस है, आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप पहुँचेंगे अपनी मंजिल तक। नरेंद्र जी, अभी ना हम ऑफ कैमरा बातचीत कर रहे थे लमसम को लेके, जहाँ पे आप खुद ही बता रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि मैं एक साथ ही कहीं पे पैसा लगा देता हूँ। अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मार्केट में भी इस तरीके की चीज़ें ना अक्सर देखने को मिलती है। तो कई सारे लोग जो होते हैं ना वो एक साथ पैसा लगा देते हैं, फिर उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तो क्या आपके हिसाब से ये सही है, और अगर सही है तो क्यों सही है, और सही नहीं है तो इसके टर्म्स कंडीशन क्या हैं, उन्हें किस तरीके से बचना चाहिए और कहाँ कहाँ पर फिर पैसा लगाना चाहिए? देखिए हर इंसान की ना परिस्थिति अलग अलग होती है। एक पर्सन है जिसकी हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी आती है, उसकी लाइफ में सब कुछ मंथली है, अर्निंग मंथली, खर्चे अर्निंग, EMI मंथली, सब कुछ मंथली है। तो आप उससे बोलो कि आपको 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है,
उसके पास 10 लाख रुपए नहीं है, तो उस पर्सन को SIP करनी चाहिए, उनके लिए सूटेबल है। तो उनकी रिक्वायरमेंट को क्या सूट करता है? SIP। एक दूसरा पर्सन है जो बिजनेसमैन है, जिसके पास पता चला कि 1 महीने में 20 लाख रुपए आ गए, पेमेंट आ गई, अच्छा। उसके बाद अगले 3 महीने उनकी कोई इनकम नहीं है, चौथे महीने फिर से उनके पास पैसे आ गए। तो ऐसे लोगों को पैसा डालना चाहिए लमसम वन टाइम। अच्छा। बट दोनों प्रोसेस है, दोनों सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंट। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने जो पैसा डाला है, आप SIP करें, आप लमसम करें, आपने जो पैसा डाला है आप उस पैसे को कितना टाइम दे रहे हैं, वो सबसे क्रूशियल चीज़ है। आप मंथली डालो, लमसम डालो, पैसे को टाइम मत दो, आप पैसा नहीं बनाएंगे। आप लमसम डालो, SIP करो, या मार्केट के किसी लेवल पे नीचे ऊपर आप कहीं पैसा डाल दो, हाँ। आप टाइम देंगे पैसे को तो आप 100% पैसा बनाएंगे। तो इस सारे प्रोसेस में ना आपको टाइम को सबसे ज़्यादा क्रूशियल देना है। लोग बाग ना रिसर्च करेंगे, हाँ। XYZ सब कुछ करेंगे, बट रिटर्न नहीं बनाएंगे। आपने टाइम नहीं दिया तो रिटर्न कैसे बनेगी? तो टाइम सबसे मेन है। फिर आप लमसम डालें, SIP डालें, आप टाइम दीजिए, आपका पैसा बनेगा। दैट इज मच इम्पोर्टेंट। अच्छा, जैसे FD में आज भी ना लोगों का भरोसा ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि लोग FD RD के चक्कर में पड़ के कहीं ना कहीं जो इतने सारे ऑप्शन उनके सामने आज की डेट पे मौजूद हैं इन्वेस्टमेंट के, तो उससे लैग कर जाते हैं। तो आपको लगता है कि अभी जैसे अगर वो डेट फंड में पैसा डाले तो शायद उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले FD RD के कंपैरिजन, तो ये भी आप एक मिस्टेक मानते हैं? देखिए, हमारे आसपास जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, सभी के अपने फ़ायदे, अपने नुकसान हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ बेकार है, ये चीज़ अच्छी है। इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको साल 2 साल के लिए केवल आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप FD में जा सकते हैं, आप डेट फंड में जा सकते हैं, दोनों में इक्वल है। बट जहाँ पे आपको पैसा चाहिए 10 साल के बाद में, तो फिर आपको उसको 18% 15% आपको रिटर्न टारगेट कर सकते हैं आप। और सबसे मेन क्या है कि जो FD, अगर आपने सारा पैसा अपने FD में डाल दिया तो वो गलत चीज़ है। पता चला किसी के, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आज मानिए FD 6% पे है, हाँ। आज मेरे पास में 1 लाख रुपए है, मैं उस 1 लाख रुपए से ABCD 4 कमोडिटी खरीद सकता हूँ आज। 1 साल के बाद मेरी FD मुझे पैसा करके देगी 1,06,000 रुपये। इन्फ्लेशन है 8%। हाँ। तो 1 साल के बाद में मुझे वो चारों चीज़ें खरीदने के लिए 1,08,000 रुपये चाहिएगा, बट मेरी FD मुझे कितना दिया? 1,06,000 रुपये। तो या तो मैं 2,000 अपनी जेब से मिलाऊंगा, या फिर क्या होगा कि मैं कोई एक चीज़ ना थोड़ा कम खरीदूंगा। तो आपको देखना कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका एज ए होल, वो आपका इन्फ्लेशन बीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो उसके हिसाब से फिर आपको एक कहते हैं ना कि एक प्रॉपर जो खाने की थाली होती है, हाँ। उसमें होता क्या है कि उसमें आपका प्रोटीन भी है, कार्ब भी है, मिनरल भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन सब कुछ है। तो उसी तरीके से जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट की थाली देखें तो उसमें आपके पास में ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपको देगा 15%, तो आप अपना मेजर अमाउंट 60-70% उसमें डालिए। कुछ पैसा आप डालिए गोल्ड में, जो नॉर्मली घर में हमारे पास सबके पास में होता है। हाँ। कुछ पैसा आप डालिए छोटे ड्यूरेशन वाला भी। तो फिर एक डाइवर्सिफाई आप चीज़ें बनाइए, तो उससे क्या कि आप इन्फ्लेशन बीट करेंगे और हर चीज़ आपके लिए अच्छी हो जाएगी। कल को पैसा चाहिए, आप FD से निकाल के पैसा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो सबसे आइडियल रहता है कि आप चीज़ें सारी रखिए, उनकी क्वांटिटी कितनी कितनी होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। और वो भी ना कितनी होनी चाहिए वो सबके लिए सेम नहीं हो सकता। एक 30 साल के पर्सन के लिए अलग होगा और 60 साल के पर्सन के लिए अलग होगा। अगर आज कोई बंदा 30 साल का है तो उसके केस में मेरा मानना है कि उसके पास में 80% इक्विटी होना चाहिए। अच्छा। 60 साल के बंदे के पास में 80 to 90% डेट होना चाहिए, इक्विटी 10% होना चाहिए। तो उन चीज़ों को देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नरेंद्र जी, एक सवाल ये कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, इसको लेकर अक्सर बातचीत की जाती है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना वो हर कोई समझ नहीं पाता। तो मैं चाहूँगी कि इसको लेकर आप कुछ कहें। देखिए, ये ना आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है कि
लोग बाग जो सबसे गलती करते हैं कि वो ना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उनके पास ना लगभग स्कीमें एक सी हो जाती हैं। जो लोग बाग गलती अक्सर कर जाते हैं कि वो देखते हैं कि आज कौन सी चीज़ चल रही है, जो आज चल रहा है ना वो वही वाली चीज़ इन्वेस्ट करते हैं। सपोज आज मानिए लार्ज कैप स्टॉक चल रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा लार्ज कैप में डाल देंगे। तो जब तक लार्ज कैप अच्छा चल रहा है 1-2 साल तक दे आर हैप्पी। उसके बाद में क्या लार्ज कैप या तो नीचे आएगा या स्टेबल हो जाएगा, वहाँ से चलेगा मिड कैप या स्मॉल कैप, तो उनका पोर्टफोलियो अटक गया है। तो अगले 2 साल तक वो पोर्टफोलियो वहीं पे अटका रहा। देखिए सबसे बेस्ट क्या है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आपके पास में तीनों चीज़ होनी चाहिए। आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो आप कोशिश करिए कि 40 आप डालें लार्ज कैप में, 40 डालें मिड कैप में और 20 आप डालें स्मॉल कैप में। वो एक आइडियल डाइवर्सिफिकेशन है। उसका क्या फ़ायदा होगा, लार्ज कैप स्टॉक चले तो 40% आपका बहुत अच्छा चल गया, रिमेनिंग 40 हो गया मिड कैप, उसने अच्छा कर दिया, और जो 20% है वो मानिए स्टेबल रहा। तो आपने रिटर्न बना ली। जब भी आप देखेंगे पोर्टफोलियो तो आपको हमेशा 2 रुपये बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर 2-2.5 साल के बाद में क्या हुआ कि लार्ज कैप स्टॉक पूरा बढ़ चुके हैं, वो स्टेबल हो गए। अब पता चला कि यहाँ से मिड कैप बड़ी तेज़ी से भग रहे हैं और स्मॉल कैप ठीक ठाक कर रहे हैं। तो फिर से आप रिटर्न बनाएंगे, क्योंकि आपका जो मिड कैप का पोर्शन है वो आपको अच्छी रिटर्न बना के देगा, स्मॉल कैप उसको हेल्प करेगा और एक पोर्शन आपका स्टेबल है। तो वहाँ पे भी आप जब भी देखेंगे पोर्टफोलियो तो आपको 2 रुपये बढ़ता हुआ दिखेगा। आप हैप्पी रहेंगे, आपके चैन सुकून ज़िंदगी में बना रहेगा, आप पैनिक नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। तीसरे टाइम पे क्या हुआ कि स्मॉल कैप बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगे, तो आपके पास तो स्मॉल कैप भी है। स्मॉल कैप आपका ऊपर लेके जाएगा पोर्टफोलियो, मिड कैप और जो लार्ज कैप है वो उसको सपोर्ट करेंगे। तो इससे हम कहते हैं कि ये एक ऐसा पोर्टफोलियो जो हर फ्लेवर इसमें आ जाता है। अच्छा। तो साल का कोई टाइम हो, कुछ भी टाइम चल रहा हो, वो पोर्टफोलियो हमेशा अच्छे रिटर्न आपको देता रहेगा। और क्योंकि पीस ऑफ माइंड है तो आप उस चीज़ को 20 साल तक लेके भी चले जाएंगे। आप बीच में उस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि आपका इंसान क्यों इन्वेस्ट करता है, ताकि पैसा बढ़ता रहे। अब लोग बाग गलती क्या करते हैं, या तो सारा पैसा उन्होंने एक जगह डाल दिया, देखा पिछले 3 साल में यार स्मॉल कैप तो बहुत अच्छा बढ़े हैं, 3 साल में डबल हो गया, उठा के सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दो। स्मॉल कैप फिर आपका चला नहीं, आप लोग को रिटर्न आई नेगेटिव, फिर आप क्या कहेंगे यार ये तो बेकार प्रोडक्ट है, हमें इसमें नहीं करना चाहिए। अब 4 लोग और मना कर देंगे आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। या फिर दूसरी गलती क्या होती है कि आपने एक पोर्टफोलियो तो बना लिया, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, आपने तीनों ले लिए, और जब 1 साल तक लार्ज कैप चला तो आपने क्या किया, आपने अपना स्मॉल कैप का पैसा भी उठा के लार्ज कैप में डाल दिया। तो वो आपने दूसरी गलती कर दी, क्योंकि जब स्मॉल कैप चलेगा तो फिर आपका पोर्टफोलियो स्टक हो जाएगा, वो बढ़ नहीं पाएगा। तो आपको ना करना क्या है कि आपको एक तो एलोकेशन आपको मेंटेन करना है तीनों का। तीसरा, हर एक टाइम के बाद में 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में आपको ये देखना है कि जब आपने ये सोचा था कि 40-40-20 होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि विद टाइम एक पार्ट 40 से 60 पे आ गया और एक 40 से 10 पे आ गया। तो आपको उसको फिर से री एलोकेशन करना है। अच्छा। तो ये सबसे बड़ी की है। अगर हम बात करें कि एक तो रिटर्न है जो फेज़ में आए, कि आपको 2 साल रिटर्न आई, फिर 1 साल नहीं आई, फिर 1.5 साल आई, फिर 6 महीने नहीं आई। एक क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो डिसेंट अपनी पेस से साल के 12 महीने बढ़ता रहता है। जब आप देखेंगे हर 6 मंथ में तो आपको पैसा बढ़ा हुआ दिखेगा। तो वो पॉसिबल है केवल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से। अच्छा। और जब प्रॉपर डाइवर्सिफाई होगा ना पोर्टफोलियो, तो आपको पैसा मिलेगा, तो 20 साल की जर्नी आपकी बड़ी स्मूथ रहेगी। क्योंकि ये तो तय कि जो बंदा इस काम को अच्छे से करेगा ना वही 20 साल सर्वाइव कर पाएगा, वरना लोग बाग बीच में फ्रस्ट्रेशन होकर बीच में निकल जाते हैं।